द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली उस समय यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे जो डोमिनेंट क्लास था वो कौन था? एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी में कौन सा? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिनकी ज़मीन थी। ओके, डोमिनेंट क्लास उसको बोलते हैं जो दूसरे पर अपने विशेस को, अपने ऑर्डर को इम्पोज करता है। ठीक है, ज़बरदस्ती आप अपने विशेस को दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं, वो नहीं करना चाह रहा है, स्टिल यू आर फोर्सिंग और कंपेलिंग द पीपल। तो समाज में भी वो डोमिनेंट थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पॉलिटिकली। तो कौन सा डोमिनेंट क्लास था? तो बोलोगे एरिस्टोक्रेसी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। और देखो इस क्लास में यानी कि एरिस्टोक्रेसी के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग यूनाइटेड थे, एक थे। कैसे, किस बेसिस पे? क्योंकि उनका सब लोगों का एक लाइफ जो जीने का था वो कॉमन था, सबका एक तरह का था, चाहे वो किसी भी जगह से या रीजन से बिलोंग करते हों। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न। इससे मतलब नहीं था कि कौन कहाँ पे रहता है। रीजन, हाउएवर देयर रीजन मे बी डिफरेंट, हो सकता है, माइट बी डिफरेंट, अलग अलग रीजन हो, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक ही तरह का था। जैसे दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, ये रूरल एरियाज़ में। कंट्री साइड यहाँ पर क्या चीज़ होगा? गाँव में उनका एस्टेट था। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और शहरों में भी घर थे। एक चीज़ और जानो, वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे ये भी ध्यान रखना। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी। वो डिप्लोमेटिक पर्पसेस के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? फ्रेंच। एंड इन हाई सोसाइटी, मतलब डिप्लोमेसी पर्पसेस के लिए और हाई सोसाइटी में उनका लैंग्वेज क्या था? फ्रेंच। ऐसे भी याद रखो कि एरिस्टोक्रेसी किसके लिए यूज़ करते थे? जो हायर सोशल क्लास था, जिनको स्पेशल टाइटल्स दिए गए थे वो थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। टाइज यानी मतलब जानते हो वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते थे, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेसी का दूसरे एरिस्टोक्रेसी फैमिली से कैसे रिलेशन होता था, शादी ब्याह होते थे एक दूसरे के घरों में, तो उससे भी उनका क्या था? दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर देयर कनेक्शन। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। अब एक चीज़ और जानो, इनकी संख्या बहुत कम थी। हियर इट इज़ बिंग सेड दैट दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ऑब्वियसली नो डाउट, ऑफ कोर्स दे वर पावरफुल, लेकिन उनकी संख्या क्या थी? न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पिसेंट्री, यानी अधिकतर जो वहाँ पर कॉन्टिनेंट पर, वहाँ जहाँ पर ये लोग रहते थे, उनमें मेजॉरिटी किनकी थी? पेसेंट्स की थी। इनकी बहुत संख्या कम थी, न्यूमेरिकली ये स्मॉल ग्रुप, तब भी वो डोमिनेंट थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय द टेनेंट्स। देखो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, ध्यान रखना, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लैंडेड ये एरिस्टोक्रेसी था। तो इनकी जो ज़मीनें थी कॉन्टिनेंट पे, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टीनेंट्स। उसको, इनकी ज़मीनों को कौन करते थे? फार्म, खेती करते थे टीनेंट्स, रेंट पे ले लेते थे। एंड स्मॉल ऑनर्स, छोटे छोटे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf. तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना, इनकी ज़मीनें वेस्ट साइड में क्या होती थी? वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वेस्ट साइड पर इनकी जो भी ज़मीन थी उसको कौन फार्म करते थे? टेनेंट्स और स्मॉल ऑनर्स। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग था वॉज कैरेक्टराइज बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। उसको कौन करते थे? उस पर की फार्मिंग सर्फ करते थे। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, एक चीज़ और ये ध्यान देना, जब ये तुम पढ़ो तो यूरोप में एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे ये, अच्छा मैं ही बता देती हूँ, यहाँ मान लो सपोज दैट, ऐसा एग्जैक्ट मैं मैप नहीं बना रही हूँ, मान लो कि ये मैप है, ठीक है, ये यूरोप का है, यूरोप नहीं यूरोप, और ये इसको यहाँ पर हमने मान लिया ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप,
वेस्टर्न यूरोप ये हो गया इस साइड में, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ऐसे करके तुमको याद भी होगा। वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ, मतलब सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स में, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी संख्या बढ़ी प्रोडक्शन की। तो ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो कि इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड होंगे, सामान बनेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी ट्रेडिंग भी होगी, उनके लिए मार्केट भी चाहिए, मार्केट चाहिए तो उसके लिए ट्रेडिंग ग्रुप भी होगा, मर्चेंट्स भी होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। देखो इंडस्ट्री हुआ, इंडस्ट्री में क्या चीज़ हुआ, सामान बने, प्रोडक्शन हुआ, तो उस सामान को बेचने के लिए आपको मार्केट्स चाहिए, मार्केट्स के लिए तो क्या होगा, एक ट्रेडिंग क्लास होगा, ग्रुप बना, ठीक है, ट्रेड meant ग्रोथ ऑफ, उससे शहर भी बसने लगे। एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, ऑब्वियसली एमरजेंस यानी एक नया वर्ग आया, नया क्लास आया जो क्या करते थे, जो मतलब जो किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से आए थे, और ऑब्वियसली जब उससे कनेक्टेड थे तो उनका एग्जिस्टेंस किस चीज़ पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, एक चीज़ याद रखना कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी क्या, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन लार्ज स्केल, लार्ज नंबर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में कब शुरू हुआ था, इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। कब शुरू हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे पढ़ोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। लेकिन ये फ्रांस में, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, लेकिन फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरीज। तो दोनों चीज़ों को याद रखो, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, तो बोलोगे सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरीज। फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में कब शुरू हुआ, तो 19th सेंचुरीज में, मतलब 1800 समथिंग में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, ऑब्वियसली देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत के साथ साथ एक नया क्लास भी आया, कौन सा, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक था मिडिल क्लासेस जो किस चीज़ का था, मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो किस किस से बने थे, उस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे, इसको ध्यान रखना। उस मिडिल क्लासेस में इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये लोग, इसको याद रखना। अगर पूछेगा एमसीक्यू में पूछ सकता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में, या ऐसे भी याद रखो कि वो मिडिल क्लास में कौन कौन थे, मेड अप ऑफ, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था, कौन से, ये जो मिडिल क्लास जो बना था किस चीज़ से, मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, तो इनकी संख्या कम थी टिल लेट 19th सेंचुरीज, कब तक, 19th सेंचुरी तक, क्योंकि तब तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड, और तभी एक जानते हो इसी से क्या आया, इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, देखो ये तो आइडिया आया ही, नेशनल यूनिटी के साथ साथ लोगों के मन में ये भी अब आने लगा, और उन लोगों ने ये भी कहा कि एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी, उन लोगों ने कहा कि जो एरिस्टोक्रेसी जी थे, एरिस्टोक्रेटिक जो वर्ग था, इन लोगों ने कहा कि उन लोगों को जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए, प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट्स, एक चीज़ याद रखो, जो भी एरिस्टोक्रेटिक थे, एरिस्टोक्रेसी थी, उनको स्पेशल राइट्स मिलता था, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों का इन सारे स्पेशल राइट्स जो मिले हुए हैं उसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं 2.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर।
ये अब हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म में लिबरल नेशनलिज्म क्या था। नेशनलिज्म का मतलब तो तुम लोगों को पता ही, शुरू में ही बता चुकी हूँ वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि ये नेशनलिज्म रेफर करता था फीलिंग लव डिवोशन टुवर्ड्स वंस कंट्री, फीलिंग ऑफ लव एंड डेडिकेशन एंड प्राइड। जब आपको अपने देश के लिए, देश पे गर्व होता है, इसके लिए आप बहुत डेडिकेटेड होते हो, डिवोटेड होते हो, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। देखो, ideas of national unity in early 19th centuries. Early 19th centuries refer to what? 1800 से क्रॉस करो, 1800 2 3 4 5, ये अर्ली 19th सेंचुरीज़ को रेफ़र करता है। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी 18th सेंचुरीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस ईयर को रेफ़र करता है। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th centuries यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यहाँ पे कह रहा है कि देखो, नेशनल यूनिटी की जो आइडिया आई, नेशनल यूनिटी का जो विचार लोगों के मन में आया अर्ली 19th सेंचुरीज़ के यूरोप में जो आया अर्ली 19th सेंचुरीज़ में लोगों के मन में नेशनल यूनिटी का आइडिया, वो किससे जुड़ा था? अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब ये कैसे, अब देखेंगे कि लिबरलिज्म से हाउ इट वाज कनेक्टेड। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग टर्म लिबरलिज्म समझेंगे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या था, ये जो नया हम लोगों ने अभी 2.1 में देखा कि द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, तो यह जो न्यू मिडिल क्लास आई, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब देखो, लिबरल नेशनलिज्म सब क्या अलग अलग मीनिंग था, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सब जो एक ग्रुप था सबके लिए अलग अलग लिबरलिज्म का मतलब था, फ्रीडम का। तो नया जो मिडिल क्लास था उनके लिए क्या था, लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। उनका कहना था कि हर इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए और हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। देखो, इसी मिडिल क्लास के बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि ये क्या चाहते थे कि एबोलिशन हो किस चीज़ का, एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी, लोग ये भी चाहते थे। तो देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ही हुआ कि जब ये चाहते थे कि बाकी जो स्पेशल प्रिविलेजेस किसी भी क्लास को मिला हुआ हो उन सबका हटे और सबको सब इक्वल हों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि लिबरलिज्म का मतलब न्यू मिडिल क्लासेस के लिए क्या था, तो बोलोगे स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली, अब देखो ये तो हो गया लिबरलिज्म के सेंस में लिया। अब पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। पॉलिटिकली देखा जाए तो लिबरल ये नेशनलिज्म का मतलब क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो बनेगी वो सबकी मर्जी से बननी चाहिए, बाय कॉन्सेंट। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम सारे लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब? 1789 में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ही था इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने देखा था, क्लास 9th में तुमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी तीन क्लासेस में डिवाइड थी। दो जो क्लासेस थे वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड थे, किस चीज़ से? उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म का मतलब ही था, हैड स्टूड फॉर, मतलब इसका मतलब ही था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी ख़त्म हो एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। हम लोगों ने देखा था ना कि जो क्लर्जी वर्ग था उसको भी था प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ये लोग सारे टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड थे। एंड बिसाइड्स दैट देयर वर सो मेनी स्पेशल राइट्स दैट हैव बीन गिवन दिस टू ग्रुप्स। A constitution and representative government through parliament,
देखो, तो याद रखना कि पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, और याद रखना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म का मतलब क्या था, एंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। उन लोगों ने कहा, उससे पहले मोनार्कियल सिस्टम थी, हेरिडिटरी गवर्नमेंट होती थी, हेरिडिटरी मतलब किंग आता था। इन लोगों का कहना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से हुआ कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होने वाला है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी, एक प्रॉपर पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट बनेगी और सबकी मर्जी से बनेगी, और जितने भी प्रिविलेजेस हैं बर्थ के बेसिस पे वो सारे को ख़त्म किया जाएगा। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। इन्होंने ये भी कहा कि किस चीज़ पर जोर दिया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन एक चीज़ याद रखो, भले ही हाउएवर, ठीक है, भले ही को हाउएवर भी इंग्लिश में बोलते हैं। लेट मी टेल यू, पहले ये न्यू वर्ड से समझ लेते हैं, तब आगे के पैराग्राफ को समझेंगे। ओके, सफरेज, सफरेज वर्ड कब यूज़ करते हैं? द राइट टू वोट इज़ कॉल्ड सफरेज। जैसे अगर आपको वोटिंग का राइट मिला हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड सफरेज। ओके, अब देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये इन लोगों का इस चीज़ पर स्ट्रेस था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल, सब लोगों का, इन लोगों का कहना था कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, ये बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा था। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। वो लोग सब कुछ बोलते थे कि सबका इक्वल होना चाहिए, लेकिन वोटिंग के मामले में ऐसा नहीं था। जैसे आज हम लोगों के सामने क्या है कि लोगों को ऐड आते हैं, आप लोगों को परसुएड किया जाता है तरह तरह से कि आप जाइए अपना वोट दीजिए। बट देयर वाज अ टाइम ऑल्सो, एक समय ऐसा भी था, वहाँ पर क्या हुआ, आप आगे पढ़ोगे भी कि इसके लिए कितने सारे रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट हुए, बिकॉज ऑल द पीपल डिड नॉट हैव राइट टू वोट, क्योंकि सबको वोटिंग का राइट नहीं था। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहा जाता है कि पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी में। The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man। इसमें याद रखना कि उस समय वोटिंग का राइट सिर्फ किसको दिया गया था? द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, यानी वोट भी दे सकते हैं वही लोग, और चुने भी जाने का अधिकार, यानी वो कर सकते थे जिनके पास पैसे थे, जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि और कितना, ये भी है, men without property and all women, mind it is pronunciated as women. Okay, so here it is being said that men without property and all women were excluded। उनको इस राइट से बाहर निकाला था। excluded यानी उनको ये राइट नहीं था कि वो वोट दे सकते थे। Men without property and all women were excluded from political rights। उनको political rights नहीं मिल रहे थे। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। इस चीज़ को याद रखना, पहली बार में सिर्फ किनको वोटिंग का राइट मिला था? उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी थी। जैकोबिन्स टाइम में, जैकोबिन का जब था तो थोड़ी समय के लिए मिला था, और वो भी सारे मेल्स को मिला था, फीमेल को नहीं। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage। हालांकि यहाँ पे कह रहा है कि नेपोलियनिक कोड जब आया, नेपोलियन ने कुछ रूल्स दिए थे जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वीमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर। लेकिन जब नेपोलियन आया और नेपोलियन ने जितने सारे रूल दिए तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसने फिर से क्या कर दिया,
बैक टू लिमिटेड सफरेज, यानी फिर से वापस वही कर दिया प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के लिए. एंड रिड्यूस women टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स. नेपोलियन का कहना था कि वो किसके कंट्रोल में वीमेन हैं? अपने फादर और हस्बैंड के. थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th centuries, throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. ठीक है, इट मीन्स 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, क्योंकि यही दोनों थे जिनको ना तो ये लोग वोट दे सकते थे और ना ही ये लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते थे. सो इन लोगों ने क्या किया? अपोजिशन मूवमेंट किया. ओके, अपोज किया. और किस लिए? क्या मांगा? कि उन लोगों को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. पॉलिटिकल राइट्स में क्या? टू कास्ट देयर वोट एंड टू गेट इलेक्टेड. अब देखो, इन द इकोनॉमिक वेट अ मिनट इन द इकोनॉमिक स्फीयर. अब इकोनॉमिक स्फीयर में देखते हैं, वो तो पॉलिटिकली देखे. अब इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था? लिबरलिज्म का मतलब क्या था? लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस. अब देखो, लिबरलिज्म का मीनिंग हर फील्ड में अलग अलग था, मतलब अलग अलग नहीं था, अलग अलग सेंस में था. अगर इकोनॉमिक स्फीयर्स में पूछा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था? तो व्यापारियों का कहना था कि उन्हें क्या हो? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, वो कहीं भी जाके अपने सामान को सेल आउट कर सकें. और एबोलिशन ऑफ, और क्या चीज़ ख़त्म हो? स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस. उस समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे स्टेट की तरफ से, तो उनका कहना था कि वो सब हटाए जाएं. और दे मस्ट बी फ्रीड टू फॉर द मूवमेंट्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को ले जाएं और आसानी से बेच सकें. ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, उनके जो सामान हो या पूंजी हो. कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? मनी. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. 19th centuries में ये डिमांड थी किसकी? जो नया मिडिल क्लास आ रहा था वो. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मिडिल क्लास जो इमर्जेंस हुआ मिडिल क्लासेस का, वो कैसे हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ शुरू हुआ. Let us take the example of the German speaking regions in the first half of the 19th centuries. अब इसमें सबसे पहले देखो कैसे तुमको समझ में आएगा कि लोग क्यों डिमांड कर रहे थे. ठीक है ना, मार्केट्स के लिए. प्रॉब्लम क्या थी उसके पहले. तो एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन्स. कब का? फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th centuries. नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ. नेपोलियंस ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दिए. जब वो शासन करने लगा तो उसने कुछ स्टेप्स उठाए और कुछ नियम्स दिए, मेजर्स लिए. हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़. काउंटलेस यानी अनगिनत प्रिंसिपलिटीज़ थे. प्रिंसिपलिटीज़ और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. कितने स्टेट्स थे? 39. Each of this possessed its own करेंसी. अब इसमें क्या था कि हर स्टेट का, जानते हो 39 स्टेट्स था और हर स्टेट की अपनी करेंसी थी. अब एग्जांपल में मान लो कि तुम किसी एक स्टेट में गए, वहाँ तुम अपना सामान लेके बेचने गए. फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम उस समय के मर्चेंट हो या ट्रेडर हो. तुम एक स्टेट में अपना सामान बेचने गए, वहाँ नहीं बिका. इफ़ यू वांट टू गो टू अदर मार्केट्स. अब प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो करेंसी डिफरेंट होती थी, क्लोथ्स का मेज़रमेंट भी अलग अलग होता था. अब देखो करेंसी ही नहीं, देखो क्या क्या अलग था. ईच ऑफ दिस possessed इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स. सबके अलग अलग नियम थे, अलग अलग स्टेट्स के. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833. मान लो कि उस समय का कोई जो व्यापारी था, मतलब सब अपने आप को ही मान लो कि अगर तुम उस समय में व्यापारी थे तो
और अगर तुमको हैम्बर्ग से लेके नरेमबर्ग तक अपने सामान को बेचना है, गुड्स को, टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। पहले तो तुमको एक स्टेट्स से दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए, ऑल टुगेदर 39 स्टेट्स में मूव करने के लिए 11 जगहों पर तुमको कस्टम बैरियर्स यानी वो रेवेन्यू टैक्सेस देने थे, एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। अब इसमें से अब इस स्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि किसी एक ही स्टेट में या एक ही जगह पर वो अपना सामान सेल आउट करके चला जाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने कहा, तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज़म का मतलब जान लेना क्या था कि फ्री मूवमेंट उनका हो, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, कस्टम्स बैरियर्स हटाए जाएं, फिर अलग अलग जो मेजरमेंट्स था ये ख़त्म किए जाएं। और देखो ये बहुत हद तक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये नेपोलियन ने किया था, आगे देखेंगे हम। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। लगाए जाते थे किसके हिसाब से, जो भी तुम सामान लेके गए तो उसका जो वेट हुआ और या मेजरमेंट के हिसाब से। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ इट्स। इसको रीजन पढ़ते हैं, ये मत पढ़ना रीजन्स नहीं, रीजन्स यानी कारण। तो यहाँ पर ये क्या है, रीजन, रीजन यानी क्षेत्र। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस। तो हर स्टेट्स में मान लो अपना अलग अलग वेट्स है, अलग अलग मेजर्स था। तो अगर मैं अपना सामान लेके उस समय का मान लो कि फॉर अ मोमेंट मान लो कि मैं उस समय की ट्रेडर हूँ, फिर दूसरे स्टेट में सामान बेचने जाऊँगी तो फिर वहाँ के अकॉर्डिंग मुझे सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेट्स, मेजर्स। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग यानी बहुत टाइम लगने वाला था कैलकुलेशन में। दिस मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले। देखो ये MCQ में आ सकता है। एले मतलब व्हाट, मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अब जैसे देखो, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अगर तुमने फ्रैंकफर्ट में खरीदा 1 एले तो इसमें कितने सेंटीमीटर कपड़े हैं, वहाँ का मेजरमेंट अलग था 54.7। मेंस में 55.1, नरेमबर्ग में 65.6, इन फ्रेबर्ग में 53.5। सी हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू डू ट्रेडिंग एट दैट टाइम। तो कोई भी जो मर्चेंट या ट्रेडर था वो चाहता था कि किसी एक ही स्टेट में उसका सामान बिक जाए, एंड इट वॉज नॉट गुड। सो दे वॉन्ट फॉर देम लिबरलिज्म मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। सच कंडीशंस वर व्यूड, और इस तरह के कंडीशन को वो लोग क्या मानते थे, एज ऑब्स्टिकल्स, जो कि सही में था, ये बहुत बड़ी रुकावट थी, टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। न्यू कमर्शियल क्लासेस के लिए बहुत मुश्किल था, सामान को सेल आउट करना कितना प्रॉब्लमेटिक था। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा चाहिए, उनके लिए नेशनल मतलब ये इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था कि उनका यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स कि अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, कहीं रुकावट नहीं हो, कस्टम बैरियर्स हो वो ख़त्म किए जाएं, तो गुड्स का भी, पीपल का भी और कैपिटल का भी। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जॉलवेरिन, इसको भी याद करना, व्हाट वाज जॉलवेरिन। तो जॉलवेरिन वाज अ कस्टम यूनियन and it was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट, बट इसको भी याद रखने का कि व्हाट वाज जॉलवेरिन। तो जॉलवेरिन वाज अ कस्टम यूनियन दैट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, जिसको किसके ने इनिशिएटिव किया था, प्रूशिया, एंड अधिकतर जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था, क्योंकि हर कोई चाहता था, किसी के लिए भी वो प्रॉब्लम था। द यूनियन, और तब जॉलवेरिन जो कि कस्टम यूनियन था, द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स।
जो टैरिफ बैरियर्स था उसको ख़त्म किया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। पहले 30 करेंसी थे 39 स्टेट्स में, उसको कम करके 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद कह रहा है कि ये जो क्रिएशन, फिर रेलवे के आने से क्या हुआ, द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, इसने बढ़ाया स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, मतलब सामान को, गुड्स को, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह लाना आसान हो गया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इससे देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों का ये बढ़िया किया, उससे नेशनल यूनिफिकेशन भी हुआ। देखो मोबिलिटी जब एक जगह से दूसरी जगह बढ़ेगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो उससे नेशनल यूनिफिकेशन भी होगा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन, और इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने किस चीज़ को मजबूत किया, वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, इससे बॉन्डिंग बढ़ी और इससे नेशनल सेंटिमेंट्स भी बढ़ा। ग्रोइंग एट द टाइम, वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेटिव, लेकिन उससे पहले हम लोग ये टर्म समझ लेंगे कि कंजर्वेटिज्म क्या था। देखो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, इसमें क्या था और जिसने किस चीज़ पर जोर दिया। देखो किसी भी टर्म की हिंदी व ट्रांसलेशन मत करना, इसको टर्म को समझना कि वेयर टू यूज़ दैट। तो व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म या व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म वाज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो किस चीज़ पर जोर देता था, दैट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। देखो कंजर्वेटिज्म में ये जो फिलॉसफी थी, ये लोग किस चीज़ पर जोर देते थे कि जो ट्रेडिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो इंस्टीट्यूशंस पहले से एस्टैब्लिश है उसको ये लोग इम्पोर्टेंस देते थे, और जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे उसको। एंड ये इनका कहना था डेवलपमेंट तो ये चाहते थे, लेकिन कैसा डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू रेदर दैन क्विक चेंज। ये सडन चेंज किसी चीज़ में नहीं चाहते थे। और people who just hold this philosophy are called conservative। okay? तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये सब वर्ड्स को ज़रूर से करना, वर्ड्स को समझना होगा टर्म को। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, इसमें क्या था। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में नेपोलियन के हार के बाद, फॉलोइंग मतलब नेपोलियन के हार के बाद, और नेपोलियन कब हारा, 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट को अब कौन रूल कर रहा था, ऑब्वियसली कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, उनका ऐसा मानना था, कंजर्वेटिव्स का ये कहना था कि उनका ऐसा मानना था कि जो भी एस्टैब्लिश या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट्स के और सोसाइटी के, यानी समाज में पहले से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एग्जांपल में कौन कौन से, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड द फैमिली। सोशल हायरार्कीज़ मतलब एक वर्ग की वो हायर है, जैसे फ्रेंच सोसाइटी में हम लोगों ने देखा था 3 पार्ट में डिवाइडेड था सोसाइटी, तो ये सोशल हायरार्कीज़ हो गया। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब राजा वाला, वो राजा वाली सिस्टम की फादर किंग है, फिर जब वो जाएंगे तो उनके बाद उनका बेटा जो होगा वो राजा बनेगा। तो जो भी प्रीवियस वन जो भी इंस्टीट्यूशंस था, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस था, उनको ये लोग मानते थे कि वो सही है, शुड बी प्रिजर्व्ड, एंड वो उसको बनाए रखना चाहिए। ये किसका मानना था, कंजर्वेटिव्स का। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, अधिकतर कुछ ऐसे भी कंजर्वेटिव्स थे, कुछ नहीं, मोस्ट कंजर्वेटिव्स
उन्होंने कहा कि नहीं, प्री रेवोल्यूशनरी डेज यानी रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके पहले का जो डेज था, पहले जैसे सिस्टम थी, उनका कहना था कि नहीं, उस चीज़ को हम फॉलो नहीं करना चाहते। rather they realized from the change initiated by Napoleon। वो उनका क्या कहना था, उन्होंने रियलाइज़ किया फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन कि जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। उनका कहना था क्या, देखो कह रहा है कि मोस्ट कॉन्जर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। वो नहीं, उनका कहना था कि हम फिर से पहले वाले सिस्टम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन इसीलिए तो हुआ था। तो उनका कहना था वो कि नहीं जाएंगे। रेदर दे रियलाइज्ड, लेकिन वो रियलाइज़ करते थे कि जो भी नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए, जो चेंजेस शुरू किए गए इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, दैट मॉडर्नाइजेशन को इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। उनका कहना था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाया है उसको वह स्ट्रेंथन करेगा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। उनका कहना था कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लाए हैं वो स्टेट पावर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। ये किसका मानना था? ये मानना था बहुत सारे कॉन्जर्वेटिव्स का। अब देखो, in 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, 1815 में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे किसके, यूरोपियन पावर्स के। और यूरोपियन पावर्स में कौन कौन था ये भी ध्यान रखोगे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इसमें याद रखोगे 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, इसमें कौन कौन हो गए, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली मिलकर, कलेक्टिवली मीन्स हु हैड कलेक्टिवली यानी मिलकर हराया था किसको, नेपोलियन को। ये लोग कहाँ पे मिले, मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, कि क्या यूरोप के लिए क्या सेटल किया जाए, सेटलमेंट कैसे कैसे क्या होगा। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, और उस मीटिंग को, कांग्रेस मीन्स व्हाट, उस मीटिंग को होस्ट किसने किया, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। याद रखो किसने किया, होस्टेड ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स, जो भी उसमें आए थे, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रिटी ऑफ वियना, उन्होंने एक ट्रिटी तैयार की, ट्रिटी यानी समझौते के लिए, वियना में। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1815 with the objects of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। और ये लोग किस लिए इनकी मीटिंग हुई थी, ताकि वो बहुत सारे चेंजेस को अनडू करना चाहते थे, मतलब वो ख़त्म करना चाहते थे। अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। द बर्बन इसको बोलते हैं, ठीक है, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बिन डिपोज्ड। उस समय देखो एक और चेंज में क्या हुआ था कि बर्बन डायनेस्टी जो थी, विच हैड बिन डिपोज, जिसको कि हटा दिया गया था, डिपोज कर दिया गया था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको फिर से लाया गया, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। किसको लाया गया फिर से, बर्बन डायनेस्टी विच हैड बिन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon। and France की जो टेरिटरीज जो खोई थी किसके समय में, had and wait a minute, and France lost the territories it had annexed under Napoleon, वो भी लाया गया। A series of states were set up on the boundaries of France, बहुत सारे states क्या हो गए, सेटअप किए गए, to prevent French expansion in future, कि फ्रांस की बाउंड्री बढ़े नहीं, ठीक है।
दस द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, दस इस तरह से किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम, मतलब नीदरलैंड्स में उस समय इसमें कौन और कौन सा कंट्री था, बेल्जियम, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट, जेनोवा जो था वो किस में मिला गया, पीडमोंट में, इन द साउथ। प्रोशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, प्रोशिया को भी नए नए टेरिटरीज दिए गए ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, मीन्स एक तरह से देख रहे हो घेराबंदी हो रहा है पूरे फ्रांस पे कि एक्सपैंड नहीं करे। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched, लेकिन किसको पूरी तरह से इन लोगों ने छोड़ दिया, जर्मन कॉन्फेडरेशन को। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को क्या दिया गया, पोलैंड के कुछ हिस्से, वाइल प्रोशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज, देखो मेन इंटेंशन क्या था, मोनार्कीज को फिर से वापस लाना, दैट हैड बिन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जिसको किसने ख़त्म कर दिया था, नेपोलियन ने हटा दिया था, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर इन यूरोप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ तक, इसको देखो, कंजर्वेटिव्स रिजिम्स सेटअप इन 1815, कंजर्वेटिव रिजिम्स को कब सेटअप किया गया, 1815 में। तुम लोग देख ही रहे हो कि कंजर्वेटिज्म क्या था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को जो भी थे उसको सपोर्ट करते थे। तो कंजर्वेटिव रिजिम्स सेटअप इन 1815 जो सेटअप किया गया, ये वो ऑटोक्रेटिक थे, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके किसी काम को कोई क्रिटिसाइज करे और कोई उससे डाइसेंट हो, यानी कोई कहे कि नहीं ये गलत है, मतलब एवरीवन हैड टू एग्री वट एवर दे जस्ट डू और वट एवर दे डिड और वट एवर दे सेड, एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़, उन लोगों ने क्या किया, और अगर कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी करता था दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और मान लो कि उनकी जो गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव्स की आई, और अगर कोई कुछ ऐसा क्रिटिसाइज करता था या डाइसेंट करता था तो वो लोग उसको कर्ब करते थे, रोक लगाते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। तो उन्होंने उन सारे चीज़ों को कर्ब कर दिया, रोक लगा दिया, बुक्स पे, प्लेस पे, लोगों की बातों पे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की किसी आइडिया के बारे में डिस्कस करते थे।